हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज का जो सेशन जो है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, संसार में जितने भी जीवित शरीर है उन सारे शरीर में जो है रक्त का प्रवाह जो है एक अंग से दूसरे अंग तक होते रहता है। अर्थात रक्त जो है शरीर में जो है रनिंग अवस्था में होते हैं और ये रक्त जो है शरीर में रनिंग अवस्था में होते हैं, अर्थात एक अंग से दूसरे अंग तक आते जाते रहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। आज हम पढ़ेंगे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र जो है अति विकसित होते हैं, जो बहुत से सारे पदार्थों को जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जो है ले जाते हैं और ले आते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में ऑक्सीजन आते हैं और ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर के संपूर्ण कोशिका तक पहुंचते हैं और कोशिका में पहुंचने के बाद जो है कोशिका में पहले से ग्लूकोज उपस्थित होते हैं। उन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के बाद जो है हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त के माध्यम से फेफड़े तक आते हैं और फेफड़े से जो है बाहर वायुमंडल तक चले जाते हैं। अर्थात शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। उसके बाद में पोषक तत्व की परिवहन। पोषक तत्व की बात करें, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं तो जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना जो होता है उसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद जो है पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है और छोटी आंत से भोजन से जो है पोषक तत्व निकलते हैं और वो पोषक तत्व जो है छोटी आंत के दीवारों से जो है रक्त में मिल जाते हैं और रक्त से जो है शरीर के संपूर्ण कोशिका तक पहुंच जाते हैं। अर्थात शरीर के संपूर्ण कोशिका में जो है पोषक तत्व जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही जाते हैं। उसके बाद में हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स का परिवहन जो रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही होते हैं। हालांकि हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स हमारे जीवन में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो इसका एक अलग ही टॉपिक है, अंतःस्रावी तंत्र नहीं। हालांकि हार्मोन्स के अगर हम महत्व पे प्रकाश डालें तो जैसे कि हार्मोन्स के कारण ही कोई भी पुरुष जो है पुरुष होता है, अर्थात उसमें पुरुष के जो लक्षण जो होते हैं हार्मोन्स के कारण। किसी भी स्त्री में स्त्री का जो लक्षण जो होते हैं हार्मोन्स के कारण। काम, क्रोध, प्रेम, नींद, घृणा, ये सब जो है हार्मोन्स के कारण आते हैं। यहां तक कि जो है एक शरीर जो है बचपन से जवानी और जवानी से वृद्धा और लास्ट में मर जाते हैं हार्मोन्स के कारण। यानी कि हमारे जीवन में जो है हार्मोन्स का बहुत बड़ी भूमिका है। और ये हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं और निकलने के बाद जो है ब्लड के माध्यम से रक्त, जो कि एक परिसंचरण तंत्र का ही एक अंग है, और रक्त के माध्यम से जो है शरीर के संपूर्ण कोशिका तक जो है पहुंचाए जाते हैं और वहां से ये जो है काम करते हैं। उसी प्रकार शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ है उन सारे पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक जो है पहुंचाने का काम करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसकी खोज जो है 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। और रक्त, रक्तवाहिनी और हृदय तीनों, रक्तवाहिनी और हृदय तीनों मिलकर जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र में हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे, रक्तवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे और हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रक्त के बारे में पढ़ते हैं। रक्त जिसे रुधिर भी कहते हैं, रक्त या उसको लहू भी कहते हैं या उसको खून भी कहते हैं या अंग्रेजी में ब्लड भी कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और संयोजी ऊतक का मतलब ये होता है कि जोड़ना, अर्थात रक्त जो है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करती है। रक्त जो कि लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ है, लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण और चिपचिपा जो है प्रोटीन्स के कारण। रक्त ये जो है हल्का क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। अगर हम रक्त की बात करें कि स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होता है तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त जो है 5 से 6 लीटर होते हैं। और अगर वजन का बात करें तो उसके वजन का 7%, अर्थात अगर किसी मानव का अगर वजन 100 केजी है तो उसमें जो है 7 लीटर रक्त पाए जाएंगे। और अगर किसी मानव का वजन अगर 50 केजी है तो 50 केजी का 7% अर्थात 3.5 लीटर उसमें जो है रक्त पाए जाएंगे। लेकिन स्त्री में जो है ये थोड़ा सा कम होता है। ऐसा क्यों, हम आगे इसको हम डिस्कशन करेंगे।
उसके बाद में रक्त की बात करें तो रक्त जो है मुख्यतः दो कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। पहला पहला ठोस भाग होते हैं, पहला ठोस भाग होते हैं और दूसरा जो है तरल भाग होते हैं। रक्त में दो भाग, एक तरल भाग और दूसरा ठोस भाग, और तरल भाग में ठोस भाग जो है तैरते रहते हैं। अगर तरल भाग की बात करें, तो ये प्लाज्मा, और अगर रक्त के ठोस भाग की बात करें तो रुधिराणु, और ये रुधिराणु ठोस भाग जो है प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो ये तरल अथवा द्रव होते हैं और संपूर्ण भाग का जो है, संपूर्ण रक्त के भाग का जो है 55% होते हैं। लेकिन वहीं अगर रुधिराणु की बात करें तो ये रक्त का ठोस भाग है और संपूर्ण रक्त का जो है ये 45% होते हैं। कितना होते हैं? 45%। आइए तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में रुधिराणु के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90% तक जो है जल पाया जाता है और शेष 10% में प्रोटीन, वसा, कोलेस्ट्रॉल, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और ग्लूकोज पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ की अगर हम बात करें, प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थ की अगर हम बात करें तो उसमें जो है एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजिन और हिपेरिन, ये चारों प्रोटीन्स है, और ये चारों प्रोटीन्स जो है रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और जिसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कहते हैं। और इस प्रोटीन्स का निर्माण जो है यकृत में होते हैं। इन सारे प्रोटीन्स का जो है अलग अलग काम है। अब जैसे कि एल्बुमिन और ग्लोब्यूमिन की बात करें तो रक्त जो चिपचिपा और लसलसा होता है, ये एल्बुमिन और ग्लोब्यूमिन प्रोटीन के कारण। सेम यही प्रोटीन जो है अंडे में पाए जाते हैं। कच्चे अंडे को फोड़ने पर जो है अंडे जो है लसलसा होता है, निकलता है, और ये लसलसा जो है इस एल्बुमिन और ग्लोब्यूमिन प्रोटीन्स के कारण होते हैं। रक्त में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का काम यह है कि शरीर के कोई भी भाग जब कटते हैं तो कटने के बाद जो है रक्त के प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन पाए जाते हैं। ये फाइब्रिनोजिन एक्टिव होकर जो है कटे हुए भाग के अंदर से आकर जाल जैसी संरचना बना देते हैं और इस प्रकार रक्त को जो है शरीर के बाहर आने से जो है रोक देते हैं। उसके बाद में हिपेरिन प्रोटीन की अगर हम बात करें हिपेरिन प्रोटीन को, तो करते क्या है कि शरीर के अंदर जो है रक्त जमता नहीं है, बल्कि रक्त जो है रनिंग अवस्था में होते हैं, एक भाग से दूसरे भाग तक जो है दौड़ते रहते हैं। इसी हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त जमते नहीं है, हिपेरिन के प्रोटीन्स के कारण। लेकिन होता यह है कि ये हिपेरिन प्रोटीन जो है वायु के संपर्क में आकर मृत हो जाते हैं, और जब वायु के संपर्क में आकर मृत हो जाएंगे तो वो रक्त जो है जम जाएंगे। उसके बाद में रक्त में जो अकार्बनिक पदार्थ है वो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कुछ क्लोरीन आयन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त में ग्लूकोज जो कि 80 से 120 mg प्रति 100 ml रक्त में पाए जाते हैं। यही ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 mg से अगर बढ़ जाए तो मधुमेह या डायबिटीज नामक जो है बीमारी हो जाती है। उसके बाद में रक्त में कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 150 से 200 mg प्रति 100 ml पाई जाती है। अगर रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 200 mg प्रति 100 ml से बढ़ जाती है तो वही सीने में दर्द और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद रक्त में यूरिया की बात करें तो 18 से 38 mg पाई जाती है प्रति 100 ml में। अगर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि किडनी जो है खराब हो गया। इस प्रकार प्लाज्मा जो है समाप्त हो गया। अब रुधिराणु की बात करें तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे।